हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो का जो टॉपिक शेष रह गया था ठोसों, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। अब क्रिस्टलीय ठोसों को हमने 4 वर्गों में वर्गीकृत किया था। आपने यदि वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाएं, प्लेलिस्ट में जाकर पहला और दूसरा वीडियो देखें। पहले वीडियो में हमने चर्चा की थी ठोस क्या होते हैं, तो ठोसों के बारे में बताया, फिर बताया ठोस 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में विशेष करके विस्तृत में चर्चा की गई है। और उसके बाद में हमने बताया कि क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण और अक्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोसों में अंतर भी बताए हैं। तो पिछले वीडियो आप जरूर देखें, जो इसने नहीं देखे हैं, जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें भी पिछले वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि पहला चैप्टर है, शुरुआत से आप लेकर चलेंगे तभी आप कंप्लीट सिलेबस को कर पाएंगे और समझेंगे। 4 नंबर का इस चैप्टर से अवश्य आना है। 4 नंबर चाहिए तो फिर A to Z वीडियो को देखना है, तो A to Z देखना है। उसके बाद में हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा था तो लास्ट टॉपिक छोड़ दिया था। हमने बताया था क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 हमने बताया था, पहला आणविक ठोस। आणविक ठोसों को 3 पार्टों में डिवाइड किया था, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित। फिर उसके बाद में दूसरी हेडिंग आ जाती आयनिक ठोस, जो यहाँ पर आपकी लिखी हुई है, आयनिक ठोस। फिर इसके बाद में धात्विक ठोस, फिर आ जाएगी आपकी सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। तो अभी 3 टॉपिक इसमें बाकी हैं जो वर्गीकरण कर रहे हैं क्रिस्टलीय ठोसों का। तो चलिए आ जाते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, और यहाँ पर आयनिक ठोसों के वर्गीकरण में पहले पढ़ते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोसों में अवयवी कण, आयनिक ठोसों में अवयवी कण धन आयन एवं ऋण आयन होते हैं। क्या होते हैं? धन आयन एवं ऋण आयन होते हैं। ये परस्पर विद्युत आकर्षण बलों द्वारा आबंधित रहते हैं। ये सभी आयन परस्पर विद्युत आकर्षण, जैसे हमें मालूम है कि सोडियम क्लोराइड NaCl एक आयनिक ठोस होता है। ठोस सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक, जिसमें सोडियम पर धन आयन और क्लोराइड पर ऋण आयन चार्ज होता है। तो इनके बीच में जो होता है स्थिर, यानी कि एक सधा हुआ, आगे पीछे नहीं होता है, सधा हुआ स्थिर, स्टेबल होता, आगे पीछे नहीं हो सकता, घटता बढ़ता नहीं है। स्थिर का मतलब होता घट बढ़ नहीं सकता। स्थिर आयनिक विद्युत आकर्षण बल द्वारा आबंधित रहते हैं, स्थिर हो जाते हैं। यहाँ पर ये तो सच है कि क्लोराइड परमाणु यानी कि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सोडियम परमाणु से अधिक होती है, या सोडियम धातु से अधिक होती है। तो इसमें विद्युत आकर्षण के कारण जो बंध में इलेक्ट्रॉन का खिंचाव होता है वो क्लोरीन की ओर रहता है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसकी ओर खींचता है, और ये दुर्बल धातु है जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देती है और धन आयन अवस्था में आ जाती है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ, आयनिक ठोसों में अवयवी कण आयन धन आयन एवं ऋण आयन होते हैं। ये आयन परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण बलों द्वारा आबंधित रहते हैं, परस्पर स्थिर आकर्षण द्वारा आबंधित रहते हैं। उसके बाद में आ जाता है आयनिक ठोसों के प्रमुख लक्षण। अब आ जाएंगे आयनिक ठोसों के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे। पहले पॉइंट में दिया गया, प्रबल बलों की उपस्थिति के कारण आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर होते हैं। आयनिक ठोसों में आप ले लें, आयनिक ठोसों में सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल ले लें, जैसे कपूर का टुकड़ा है, फिटकरी है और साधारण नमक ठोस अवस्था में हो जब, नमक तो आपने सभी ने देखा है, जो सोडियम क्लोराइड होता है। ये क्या होता है? ठोस, इतने कठोर होते हैं कि इन्हें किसी प्रकार से हम दाब नहीं सकते, इतने कठोर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कठोर होते हैं आयनिक ठोस। भंगुर ऐसे होता है ब्रिटेल, भंगुर मतलब होता है ब्रिटेल। यदि हम हैमर से प्रहार कर दें, चाहे वो फिटकरी पर चाहे वो नमक के टुकड़े पर, तो वो क्या हो जाएगा? एक पाउडर बन जाएगा। यह गुण कहलाता है भंगुरता का गुण। और कठोरता तो आप जानते हैं कि किसी भी नमक के टुकड़े को हम हाथ से ऐसे डिसमिस नहीं कर सकते, उसको फोड़ नहीं सकते हैं, इतना कठोर होता है। ये इसका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, इन ठोसों में प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित आयन की एक निश्चित संख्या द्वारा, यानी कि कोई धन आयन है
तो वो ऋण आयनों से चारों तरफ घिरा रहेगा। निश्चित संख्या जितने वो जोड़ सकता है अपने आप, अपने चारों ओर आकर्षण कर सकता है। तो एक निश्चित संख्या द्वारा घिरे रहते हैं। इनके घिरे हुए आयनों की संख्या का निर्धारण धन आयन एवं ऋण आयन की त्रिज्या अनुपात, जितने धन आयन हैं उसका अनुपात कर दें ऋण आयनों से, तो इनके धन आयनों और ऋण आयनों की संख्या का ज्ञान हो जाएगा कि कितने इसमें धन आयन और ऋण आयन हैं। तो हम आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पर बताते हैं, कोई भी एक धन आयन है तो प्रबल विद्युत आकर्षण के कारण उसके चारों ओर एक ऋण आयन, और ऋण आयन का परमाणु थोड़ा सा बड़ा होता है। ये इस प्रकार से एक निश्चित संख्या में, यहाँ जो लिखा है निश्चित संख्या में घिरा रहता है, तो निश्चित संख्या यही हो गई जो इसके चारों ओर से घिर रही है। फिर यहाँ पर क्या होगा, एक धन आयन होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, धन आयन होगा, और इन चारों को क्या घेरे होंगे, ऋण आयन। फिर यहाँ पर क्या होगा, एक धन आयन होगा। इसी प्रकार से ये जो संरचना बनती जा रही है यही आयनिक ठोस की कहलाती है। यदि हम इसको क्या मान लें, सोडियम क्लोराइड का टुकड़ा, सोडियम क्लोराइड का टुकड़ा मान लें, तो ये क्या होगा, ये वाला होगा क्लोराइड आयन और ये होगा सोडियम आयन। ये क्लोराइड आयन, ये कौन सा होगा, क्लोराइड आयन। ये कौन सा होगा, सोडियम आयन। ये कौन सा होगा, सोडियम आयन। चारों तरफ से घिरे रहते हैं, ये क्लोराइड आयन, और ये कौन सा होगा, क्लोराइड आयन। ये सोडियम आयन। आकर्षण होना चाहिए परस्पर स्थिर। स्थिर, जब इनके बीच में परस्पर स्थिर आकर्षण हो जाता है तभी ये स्टेबल अवस्था में रहते हैं, स्थायी अवस्था में बने रहते हैं। ये हो गया। और इनके धनायनों और ऋणायनों की त्रिज्याओं का अनुपात कर दें तो हमें इनकी संख्या का ज्ञान हो जाता, कितने धनायन हैं और कितने इनके ऋणायन हैं, उनके बीच की त्रिज्या ऐसे निकाली जाती है। जैसे ये सोडियम परमाणु है और ये क्लोराइड परमाणु है, तो इनके बीच की ये त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या जो इनके बीच का अनुपात कर दिया जाए तो हमें धनायनों और ऋणायनों की संख्या का अनुपात ज्ञात हो जाता है। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, चाहे वो आप नमक का टुकड़ा ले लें या फिर फिटकरी ले लें। फिटकरी भी डबल साल्ट होती है, द्विक लवण होती है, जिसमें पोटेशियम एल्युमिनियम के सल्फेट लवण होते हैं, जिनमें जल की एक निश्चित मात्रा में उसको फिटकरी में बदल दिया जाता है, क्रिस्टलीकृत कर दिया जाता है। परंतु गलित अवस्था में सोडियम क्लोराइड नमक का टुकड़ा आप ले और किसी भी साइड यानी कि खुले तार में आप लगाएं, कहीं पर तार में जहाँ पर उसके ऊपर बेकेलाइट की परत ना चढ़ी हो तो लगाएं, तो विद्युत धारा कभी नहीं बह सकती। बल्कि ये बात, इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसमें वो भी कभी नम नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी वाटर का कण नहीं होना चाहिए, नहीं तो विद्युत धारा दौड़ने लगेगी, विद्युत धारा प्रवाह कर जाएगी। तो विद्युत धारा प्रवाह नहीं करेगी जब तक वो शुष्क अवस्था में है। ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु गलित अवस्था में यानी उन्हें जल में घोल दें या किसी अन्य चीज में, गलित अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जैसे ये गलित अवस्था में आते हैं तो क्या होता है, जैसे ये सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पर हम करके बताते हैं, ये सोडियम क्लोराइड है, जब तक ये ठोस है कोई बात नहीं, इसको हमने किस में घोल दिया, जल में, तो एक बनाएगा सोडियम आयन और दूसरा बनाएगा क्लोराइड आयन। अब ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, ये इलेक्ट्रॉन जो मुक्त हो गया तो ये विद्युत धारा का चालन कर देगा। तो इसीलिए लिखा हुआ यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं। ये हो गया किसके बारे में, आयनिक ठोसों के बारे में। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोरेट तथा धातु के ऑक्साइड सभी आयनिक ठोस होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्गीकरण में आ जाएगा धात्विक ठोस। तो अगली हेडिंग होगी अपनी धात्विक ठोस। क्या होते हैं धातु ठोस, उनके बारे में चर्चा करते हैं। धातु ठोस क्या होते हैं, इसको अब रफ कर देते हैं। देखिए शुरुआत से चैप्टर है, जितने भी नए स्टूडेंट हमारे चैनल से ऐड हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में जाकर उन्हें बताएं और सब्सक्राइब करवाएं, तभी आपका फ़ायदा होगा और हमें भी कुछ उसमें प्राप्त होगा। खुशी होगी कि आपने वीडियो को लाइक किया है और सब्सक्राइब भी किया है।
तो फिर हम वीडियो को A to Z आप तक पहुंचाएंगे, और वीडियो को आप शुरुआत से अंत तक देखें। अगर जल्दी जल्दी में आप वीडियो को रन करके देखते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो अगला आ जाएगा, हेडिंग है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, इसे मेटेलिक ठोस भी कहते हैं। अब धात्विक ठोस के बारे में चर्चा करेंगे। अब तीसरा वर्ग आ जाता है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस तीसरा वर्ग। अब जो ठोस अवस्था को, क्रिस्टलीय ठोसों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया था, उसका तीसरा वर्ग है धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोसों के बारे में जानेंगे, धात्विक ठोस होते क्या हैं। तो सबसे पहले धात्विक ठोस के बारे में इतना जो इसमें दिखाया गया है उसको हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है? धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से घिरे, धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से घिरे संलग्नित धन आयनों का व्यवस्थित समूह है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं इसमें धन आयन के चारों ओर ये जो काले डॉट दिखाए गए हैं, टिप्पे दिखाए गए हैं, काले जो लिखे हैं, तो इसमें ये सभी इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहे हैं और ये धन आयन है। जो भी परमाणु है, कोई भी धातु हो, चाहे वो Fe आयरन 26, इसमें होते हैं 26 इलेक्ट्रॉन, गोल्ड में 47, और इसमें होते हैं 79, और इसमें होते हैं 29। तो ये जो इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं, जो डॉट से दिखाए गए हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन हैं, और चारों तरफ ये जो धन आयन दिखाए गए हैं ये इसके परमाणु हैं। तो पहले हम चर्चा करेंगे, सही से देखिए। धातुएं, कोई भी धातु हो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से घिरे, उनसे संलग्नित धन आयनों का व्यवस्थित क्रम है या व्यवस्थित समूह है। जो धन आयन है उनके चारों ओर मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये जो काले डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये सभी क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इस चित्र से आप पूरी बात को समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो धन आयन है उनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक आयरन के परमाणु में या Fe के परमाणु में 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक परमाणु होना है और उसका 26 इलेक्ट्रॉन है। Au में 79 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कम 80 इलेक्ट्रॉन, यानी कि गोल्ड का एक परमाणु होगा उसमें 79 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जबकि 47 किस में होंगे? Ag में। और Fe में कितने होंगे? 26। कॉपर में कितने होंगे? 29 इलेक्ट्रॉन। जब एक कॉपर का परमाणु होगा उसके चारों तरफ 29 इलेक्ट्रॉन, Ag का होगा तो 47, और Au का होगा तो 79, और यहाँ पर ये Fe का होगा तो 26। तो ऐसे धातुओं के जब बड़े बड़े टुकड़े होते तो उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का समुद्र होता है जो धन आयनों से व्यवस्थित रहता है। ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। ये हमेशा जो डॉट काले दिखाई दे रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है। ये हमेशा कैसे होते हैं? गतिशील अवस्था में होते हैं, गति करते रहते हैं। यदि इनमें कोई विद्युत धारा लगा दे तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरी ओर बहने लगेगा और विद्युत धारा उल्टी ओर जाने लगती है। जब इलेक्ट्रॉन इस ओर जाएंगे तो विद्युत धारा इस ओर बहने लगेगी, तो विद्युत धारा बहने लगती है। ठीक है, तो ये गतिशील अवस्था में होते हैं। जो पूरे क्रिस्टल में एक समान रूप से विस्थानीकृत होते हैं, यानी क्रिस्टल में एक समान रूप से, बिल्कुल क्रम से, बिल्कुल अपने स्थान पर निश्चित क्रम में बैठे रहते हैं, इधर उधर भटके हुए नहीं होते हैं। इनका आवागमन तो तब होता है जब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या फिर इन्हें ताप दिया जाता है। ताप देने पर ये विचलित हो जाते हैं और इधर से उधर गति करने लगते हैं। जब ये गति करते हैं तो विद्युत धारा बहने लगती है। जब इन्हें ताप दिया जाता है तो ये ताप के कारण एक इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गति करता है। तो आपने देखा होगा कि कोई भी बर्तन है, जब वो कोई भी पात्र है, कोई भी ऐसा धातु है जिसे हम धूप में रख दें तो धूप में प्रकाश, सनलाइट के कारण वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं। उत्तेजित होने के बाद में वो मूव करने लगते हैं, तो पूरी जो संपूर्ण रॉड होती है वो गर्म हो जाती है। किस कारण? क्योंकि वो ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जब ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं तो फिर वो ऊष्मा का चालन भी करते हैं और धातु गर्म हो जाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन इतने पाए जाते हैं तो ये धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। कोई भी धातु है उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इसी कारण वो ऊष्मा की सुचालक होती है या विद्युत धारा का चालन भी करती हैं। क्योंकि
जब इनका बैंड बनाए जाते हैं, किसी में एक दूसरे में बैंड बना दिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गति करने लगते हैं, आवागमन करने लगते हैं और विद्युत धारा बहने लगती है। या इन्हें ताप दिया जाए तो ये ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन का गमन शुरू हो जाता है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। धातुएं तन्य, अब आ जाती है ये बातें, ये तन्य क्या है, व आघात वर्धनीय है। ये हाई स्कूल में आपने धातु और अधातु का चैप्टर पढ़ा होगा। क्लास 10th में इन चैप्टर को, जब धातु और अधातु का चैप्टर है तो उसमें बताया था धातुएं तन्य। तन्य का मतलब होता है धातुएं में इतनी तनन क्षमता होती है कि उनके तार भी खींचे जा सकते हैं सभी। जैसे धातु कांपर के ज़्यादातर मोस्टली जो तार बने होते हैं वो कांपर के ही, अच्छे जो विद्युत के चालक होते हैं वो सिल्वर होती है, लेकिन तार किससे बनाए जाते हैं, ज़्यादातर कॉपर से। कॉपर के जब तार बनाए जाते हैं तो कहने का मीन्स है कि 1 ग्राम सोने से 5 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। इतना पतला तार खींचा जा सकता है कि वो टूटेगा नहीं, और 5 किलोमीटर लंबा 1 ग्राम सोने से तार खींचा जा सकता है। इतनी सोना यानी कि गोल्ड एयू इतना तन्य होता है कि उससे 5 किलोमीटर लंबा तार 1 ग्राम सोने से खींचा जा सकता है। ये तन्यता का गुण होता है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि धातुओं को किसी हथौड़े से पीटने पर या किसी प्रेशर या दबाव रखने पर धातुओं में जो फैलाव होता है, जिसकी चादरें बनाई जा सकती हैं, पतली पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, तो इसका मतलब होता है धातुएं आघात वर्धनीय भी होती हैं और इनमें तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का समुद्र पाया जाता है। अब धातुओं के बारे में चर्चा करें तो धातुएं कौन सी हो गई, जैसे मोस्टली धातु हमने देखी होगी आयरन, जो एक कम पैसों में उपलब्ध होने वाली है वो आयरन है। गोल्ड महंगी धातु है, सिल्वर भी महंगी है, कांपर भी। कांपर के तो ज़्यादातर विद्युत उपकरण बनाए जाते हैं, लेकिन सबसे अच्छी चालन विद्युत धारा का सिर्फ सिल्वर ही करती है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन इस कदर पाए जाते हैं कि वो विद्युत धारा का अच्छा से चालन कर जाती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि एक परमाणु, सिर्फ एक धन आयन आयरन का होगा तो 26 इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर होंगे, और एक गोल्ड का होगा तो 79 होंगे, अगर एक सिल्वर का होगा तो 47 होंगे, और कांपर का होगा तो 29 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब उसका एक लंबी सी रॉड इनकी बराबर की काट ली जाए तो हजारों की संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे। इसीलिए कहते हैं कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से घिरे धन आयन का एक व्यवस्थित समूह होता है, और ये होता है धातु क्रिस्टल के बारे में। अब इससे आप जान चुके हैं। अब आ जाता है आपका लास्ट और अंतिम, बिल्कुल जिसे हम कहते हैं अंतिम, उपसह संयोजक। चौथा वर्ग है क्रिस्टलीय ठोसों का उपसह संयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। उपसह संयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, जिसमें सह संयोजक बंधों द्वारा एक जाल फैला रहता है जिसे हम कहते हैं नेटवर्क। इन्हें बृहत अणु भी कहते हैं, बृहत अणु। तो यहाँ पर अगला और लास्ट टॉपिक होगा सह संयोजक, उपसह संयोजक नहीं, सॉरी, सह संयोजक। संयोजक, उपसह संयोजक होता तो कोऑर्डिनेट होता, ये कोवलेंट है। उपसह संयोजक की जगह पे क्या होगा, सह संयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। यह है अंतिम आपका वर्गीकरण में। इसके बाद में क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण खत्म हो जाएगा। इनमें दो ही चीजें आती हैं जिन्हें हम कहते हैं हीरा और ग्रेफाइट। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण का अंतिम वर्ग में है मोस्ट इंपॉर्टेंट सह संयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। अब ये जो देख रहे हैं इससे, इसका आधार पर आप समझी गए होंगे नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क क्या होता है, जो यहाँ पर ये जो है हीरे का, अब ग्रेफाइट का एक चित्र बना हुआ है और ये हीरे के हैं, तो इस आधार पर आप जान सकते हैं कि इन्हें नेटवर्क ठोस क्यों बोला जाता है। तो इसी आधार पर हम इन्हें वर्गीकृत करते हैं। इस प्रकार हम बनाते हैं कि ये हीरे के रूप में बन जाता है। हीरे के इसी प्रकार से कण होते हैं और वो थोड़ा कैसा होता है, क्रिस्टलीकृत में दिखाया जाता है।
तो पहले हम सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस के बारे में सही से जान लेते हैं। सहसंयोजक ठोसों में अवयवी कण मोस्टली परमाणु ही होते हैं, अणु नहीं होते हैं। जो सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस होते हैं उनमें अवयवी कणों यानी परमाणु के मध्य सहसंयोजक आबंध होता है, यानी कि बराबर के साझे के, जब दो लोग बराबर के साझे के इलेक्ट्रॉन करते हैं, साझा करते हैं आपस में, तो उसे सहसंयोजक आबंध कहते हैं। जब एक दाता होता है और दूसरा लेने वाला इलेक्ट्रॉन होता है तो बंध का निर्माण होता है, तो उसे उप सहसंयोजक कहते हैं। यहां पर सहसंयोजक है, बराबर के साझे के इलेक्ट्रॉनों से बना बंध सहसंयोजक आबंध कहलाता है। आबंध पाया जाता है, इन्हें विशाल अणु यानी कि इतने परमाणु पाए जाते हैं जिसे हम विशाल कह सकते हैं। बहुत से परमाणु, जैसे यहाँ पर परमाणुओं की गिनती नहीं हो पाएगी, तो इन्हें एक नाम दे दिया जाता है विशाल अणु भी कहते हैं। जो एक त्रिविम जालक यानी 3 डायमेंशनल, आपने यदि हीरे का नहीं देखा होगा तो आपने बहुत से ऐसे हीरे नग लोकल में देखे होंगे, जो मतलब दुकानों में मिलते हैं। बहुत से हार होते हैं जिनमें चमक ज़्यादा होती है, जो हीरे के रूप होते हैं, परंतु हीरे जैसे नहीं होते। उसमें देखते हैं बहुत से 3D में रूप में होते हैं। कहीं कहीं पर उसमें इतनी घिसाई होती है कि वो तरासे जाते हैं कि वो एक दूसरे कई परतों में विस्तृत होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? त्रिविम जालक। त्रिविम जालक का निर्माण कहते हैं, जो संपूर्ण क्रिस्टल में विस्तारित रहता है, पूरे क्रिस्टल में फैला रहता है। कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि कहीं पर छोड़ दे अणुओं को, परमाणुओं को, ऐसा कहीं नहीं होता है, जिसके कारण ये अत्यधिक कठोर व भंगुर होते हैं। इतने कठोर होता है हीरा कि उसे तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उसके परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा एक जाल बनाए होते हैं जो एक दूसरे से घनिष्ठता से जुड़े रहते हैं, बिल्कुल टूट नहीं सकते हैं। इसीलिए हीरा अत्यधिक कठोर होता है। जबकि उसी में सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस में आता है ग्रेफाइट। ये भंगुर प्रकृति का होता है, भंगुर होता है। इस पर आपने देखा होगा जो शुष्क सेल होते हैं, ड्राई सेल, शुष्क सेलों में जो रेडियो ट्रांजिस्टर में डाले जाते हैं, उनमें बीच में जो काली रोड होती है उसे हम ग्रेफाइट की रोड कहते हैं। या पेंसिल में जो एक निब होती काली जिससे हम लिखते हैं, वो भी ग्रेफाइट की होती है। तो ग्रेफाइट भी एक विशाल अणु में आ जाती है और सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस होती है। उसमें परमाणु नेटवर्क के रूप में जाल बनाए रहते हैं। जैसे कोई भी आजकल नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क टावर होता है, वो जाल फैला रहता है मोबाइलों से, किरणों का अल्ट्रा जो रेडिएशन होता है वो फैला रहता है, किससे? मोबाइलों के द्वारा और टावर के द्वारा। ऐसे इसमें जो परमाणुओं का जाल होता है वो नेटवर्क के जैसे फैला रहता है, ठीक है, आबंधित रहते हैं, जिसके कारण ये अत्यधिक कठोर व भंगुर होते हैं। त्रिविम संरचना के कारण इनके गलनांक उच्च होते हैं तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। इनमें त्रिविम संरचना होती है और एक दूसरे से कण बहुत स्थायी रूप से जुड़े होते हैं, तो इनमें बहुत ही उच्च गलनांक होते हैं। बहुत हाई तापमान पर इन्हें पिघलाया जा सकता है, परंतु पूरा नहीं। लेकिन यहाँ एक बात लिखी है, विद्युत के कुचालक होते हैं। हीरा तो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ये ग्रेफाइट एक अपवाद है। ये ग्रेफाइट एक अपवाद है। ग्रेफाइट में विद्युत धारा चालन करती है। अगर विद्युत धारा नहीं चालन करती है तो उसे शुष्क सेलों में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि ग्रेफाइट में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है जो विद्युत धारा का चालन करता रहता है। यहाँ पर ग्रेफाइट तो विद्युत धारा का चालन करता है, परंतु ये हीरे का जो संरचना बनी हुई है ये विद्युत धारा का चालन नहीं करती है। यहाँ पर ग्रेफाइट को हम अलग कर लेंगे, लेकिन इसके बारे में बताएंगे कि ये विद्युत धारा का चालन नहीं करती है। अब ये आपका टॉपिक पूरा हो गया, ठोस अवस्था में क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। अब ये यहाँ से इतना वीडियो आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे आपके लिए ठोस अवस्था का नेक्स्ट टॉपिक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि वीडियो हमारा ज़्यादा पसंद आता है तो लाइक करिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सब पर कर दीजिए सेंड, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।